नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और 4 बजे 40 खबर के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन सबसे पहले जिक्र करते हैं उन 4 बड़ी खबरों की जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे। वो 4 खबर कौन सी हैं, जान लीजिए जरा। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। क्या दिल्ली चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा उछलने वाला है? क्योंकि बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आज इसी तरीके का ट्वीट किया है। इसके अलावा बात होगी महाराष्ट्र की राजनीति की। आज महाराष्ट्र की सियासत में एक और ठाकरे की एंट्री हुई है, वो हैं राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे। बात होगी जेडीयू की, जहां नीतीश की पार्टी में प्रशांत किशोर के बाद अब पवन वर्मा ने बगावत की। और इसके अलावा बात करेंगे निर्भया केस की, जहां दोषियों से तिहाड़ प्रशासन ने उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछ ली है। तो ये तमाम खबरें जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे वो आपको बता दिया हमने, लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में। कश्मीर के दौरे पर मोदी सरकार के मंत्री। आज बारामूला में रविशंकर प्रसाद ने लोगों से की मुलाकात। 370 हटने के बाद लोगों की समस्याओं की बात। अमेठी में सड़क हादसे का शिकार परिवार से मिली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। पीड़ित परिवार को दिया ढांढस। ट्रक और कार की टक्कर में 6 लोगों की गई थी जान। गणतंत्र दिवस पर राजधानी को दहलाने की फिराक में आतंक के निशाने पर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके। पुलिस ने आतंकियों के पोस्टर लगाकर जारी किया अलर्ट। गाजियाबाद के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर चार्टर्ड विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। सदरपुर गांव में कराई गई लैंडिंग। विमान सवार सभी लोग सुरक्षित। साईं जन्मभूमि विवाद पर नहीं थमा संग्राम। पाथरी ट्रस्ट का बयान। विवाद सुलझाने के लिए जाएंगे हाईकोर्ट। उद्धव ठाकरे पर बात से पीछे हटने का आरोप। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की सियासत में एंट्री। बाला साहेब के जन्मदिन पर हुई लॉन्चिंग। पार्टी के झंडे का रंग भी हुआ भगवा। जामिया और जेएनयू पर संजीव बालियान का विवादित बयान। कहा पश्चिमी यूपी के 10% छात्रों को मिले आरक्षण तो कर देंगे इलाज। जेडीयू में बढ़ी बगावत। नीतीश कुमार ने कहा जिसे जहां जाना हो जाए। सांसद पवन वर्मा ने कहा बात नहीं मानी तो छोड़ सकता हूं पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद आगरा में जेपी नड्डा की पहली रैली। नागरिकता कानून के समर्थन में रैली। बोले घबराएं नहीं, ये देश की जनता का ही है कानून। शाहीन बाग में जारी धरना प्रदर्शन पर बीजेपी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना। संबित पात्रा बोले प्रदर्शन के पीछे राहुल केजरीवाल की जोड़ी। दिल्ली के शाहीन बाग में 40 दिनों से प्रदर्शन जारी। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल बस के लिए खोला रास्ता। धरना खत्म करने को तैयार नहीं है लोग। वाराणसी के बेनियाबाग पार्क में नागरिकता कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन। पुलिस ने बलपूर्वक प्रदर्शन कर रही महिलाओं को हटाया। एहतियातन सुरक्षा के कड़े इंतजाम। निर्भया केस के दोषियों से तिहाड़ प्रशासन ने पूछी आखिरी ख्वाहिश। दोषियों ने नहीं दिया जवाब। निर्भया की मां ने कहा फांसी में ना हो देरी। दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में सीएम केजरीवाल का रोड शो। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार। रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का विवादित ट्वीट। कहा दिल्ली में छोटे छोटे पाकिस्तान। 8 फरवरी को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला। विपक्ष ने बयान पर घेरा। दिल्ली के नारायणा में सड़क हादसा। स्कूल बस को क्लस्टर बस ने मारी टक्कर। हादसे में 6 बच्चे घायल। अस्पताल में भर्ती हुए बच्चे। पंजाब के अमृतसर में बवाल। बटाला रोड पर एक होटल में हंगामा। कुछ युवकों ने होटल स्टाफ से की मारपीट। आईडी प्रूफ मांगने पर भड़के युवक। असम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 644 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया। बड़ी संख्या में हथियार भी हुए बरामद। मुंबई से सटे भिवंडी में भीषण आग का कोहराम। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। लाखों का सामान जलकर खाक। 26 जनवरी से पहले राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल। चिनूक और अपाचे इस बार दिखाएंगे दम। फुल ड्रेस रिहर्सल की वजह से कई जगहों पर डाइवर्जन। तो 4 बजे 40 खबर के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और शाहीन बाग में जारी धरना प्रदर्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शाहीन बाग के पीछे जो प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी है। ये दोनों दरअसल में सियासत के जुड़वा भाई। तो बड़ा हमला यहां पर किया है बीजेपी ने। संबित पात्रा ने कमान संभाली दिल्ली विधानसभा चुनाव और शाहीन बाग के प्रदर्शन को लेकर। क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। काम करना बंधुगण, दरअसल शाहीन बाग के माध्यम से मुझे बहुत तकलीफ और दुख के साथ कहना पड़ रहा है। जिस प्रकार से एनार्की फैलाने की कोशिश की जा रही है उसके पीछे कोई है तो ये 2 जुड़वा भाई है। ये 2 जुड़वा भाई हैं, जिन दोनों जुड़वा भाई ने एक दूसरे के हाथ को पकड़कर सरकार बनाई थी, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। ये जो कुंभ के मेले में अलग हुए थे, ये 2 जुड़वा भाई। ये मेरे पे केस कर देंगे कि कुंभ का मेला बोला है। दे हेट हिंदूज। ये कुंभ का मेला उनको पसंद नहीं आएगा। तो ये 2 भाई जो अलग हुए थे, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी। चलिए बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। और सवाल हर किसी के जहन में यही कि आखिर दिल्ली किसकी।
तो सवाल हर किसी के जहन में यही है कि दिल्ली किसकी, लेकिन इन सब के बीच सवाल यह भी कि क्या दिल्ली के चुनाव में पाकिस्तान एक मुद्दा है, क्योंकि बीजेपी के मॉडल टाउन से उम्मीदवार कपिल मिश्रा ने एक विवादित ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके कहा है कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 8 फरवरी को ही वोटिंग होनी है और इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए कपिल मिश्रा ये ट्वीट कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला होगा। ये ट्वीट किया है कपिल मिश्रा ने, जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। देखिए जरा ये ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं, किस ओर इशारा है कपिल मिश्रा का। पाकिस्तान कौन है कपिल मिश्रा के मुताबिक? ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर अब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे पर दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा जा रहा है। क्या कुछ कहा कपिल मिश्रा ने, सुनिए जरा, और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कुछ कहना है ये सुनिए। देखिए, मैंने ये ट्वीट किया कि 8 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला दिल्ली की सड़कों पर होने जा रहा है। दिल्ली में जगह जगह मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर दिए गए हैं। शाहीन बाग में जिस प्रकार से भीड़ ने सड़कों पे कब्जा कर लिया है, जिस प्रकार से लोगों को स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा है, अस्पताल नहीं जाने दिया जा रहा है, और फिर वो शाहीन बाग रिपीट किए जा रहे हैं। चांद बाग में कब्जा कर लिया गया है, इंद्रलोक में परसों रात से कब्जा कर लिया गया है। दिल्ली में जगह जगह ये मिनी पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए मनीष सिसोदिया बयान दे रहे हैं कि मैं शाहीन बाग की भीड़ के साथ खड़ा हूँ। जो लोग दंगा कर रहे थे, बसें जला रहे थे, पुलिस को मार रहे थे, उनको 5-5 लाख रुपए का इनाम दिया जा रहा है। तो मेरे को ये लगता है कि अगर कुछ राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, वो ये सोचती हैं कि दिल्ली में जगह जगह पाकिस्तान खड़ा करेंगी और चुनाव लड़ेंगी, तो जब पाकिस्तान खड़ा करने की कोशिश हुई है तब हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। अगर आप 8 फरवरी के लिए शाहीन बाग में, इंद्रलोक में और चांद बाग में पाकिस्तान खड़ा कर रहे हो, तो ये याद रखना कि 8 फरवरी को दिल्ली की सड़कों में हिंदुस्तान भी खड़ा होगा और हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मुकाबला देखा जाएगा। तो कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि अगर नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो दरअसल में ये पाकिस्तान बनाया जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली को। और कपिल मिश्रा के इसी बयान पर सुनिए बीजेपी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। बातें अभी चले, क्या करें, अभी तक तो वो आप पार्टी में थे, अब वहाँ से उनको धक्का दे दिया तो बीजेपी ने अपनी गोदी में ले लिया, तो अब कुछ तो करेंगे ना ऐसा ताकि बीजेपी को भी खुश करें। दिखाने के लिए कुछ है नहीं इनके पास। अब सेंटर में होते हुए ये नहीं बता सकते हमने दिल्ली को क्या दिया, तो कपिल मिश्रा को तो अभी इनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद बेचारे बोलेंगे। कुछ नहीं है इनके पास, और इन्होंने जो हालत पैदा करी है वो हालत सिर्फ उसी तरफ ले जाती है कि ये समझ रहे हैं कि हम लड़ाई झगड़ा करा के चुनाव जीत लें, इससे कुछ होगा नहीं। कौन कपिल मिश्रा? एक आम आदमी पार्टी के क्या कहा है उन्होंने? बीसीसीआई में चले गए क्या वो? मुझे पता नहीं। तो सुना आपने विपक्ष का बयान कपिल मिश्रा के इस ट्वीट पर। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने अपनी पार्टी का नया भगवा झंडा लॉन्च कर दिया है। पार्टी के महाधिवेशन में एमएनएस चीफ के अलावा उनके बेटे अमित ठाकरे भी वहां मौजूद रहे। यानी महाराष्ट्र की सियासत में नए ठाकरे की एंट्री अब हो चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने, अमित ठाकरे की एंट्री हुई है एमएनएस पार्टी में। एमएनएस का नया झंडा भी सामने आया है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ भगवा रंग देखने को मिल रहा है। वहीं कार्यकर्ता जोश में नजर आ रहे हैं। हालांकि आज का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बेहद खास, क्योंकि शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे का जन्मदिन। भगवा झंडा और हाथों में तलवार लहराते अमित ठाकरे की यह तस्वीर बयां कर रही है कि राज ठाकरे की पार्टी का भविष्य अब किसके हाथों में आने वाला है। मुंबई में आयोजित एमएनएस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की राजनीति में एंट्री कराई गई। इस मौके पर एमएनएस का झंडा और नारा दोनों बदला गया। झंडे को पूरी तरह से भगवा रंग में रंग दिया गया है, तो वही झंडे पर शिवाजी महाराज के काल की मुद्रा लिपि अंकित की गई है। इतना ही नहीं, स्टेज पर अम्बेडकर की मूर्ति के साथ साथ सावरकर की मूर्ति को भी रखा गया है। बाला साहब ठाकरे की आज 94वीं जयंती है, लिहाजा मंच पर राज ठाकरे ने चाचा बाला साहब ठाकरे को भी याद किया। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का महाअधिवेशन शुरू हो चुका है और इस वक्त हम मौके पर मौजूद हैं। और तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो हजारों की तादाद में जो एमएनएस कार्यकर्ता हैं वो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 101 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे।
लेकिन उसे सिर्फ एक सीट पर ही जीत नसीब हुई। महाराष्ट्र की सियासत में गिरती साख के बाद राज ठाकरे अब नए तेवर और नए रंग के साथ राजनीति के मैदान में उतरे हैं और ये वही रंग और नारे हैं जिसे कभी शिवसेना ने अपनाकर सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंच बनाई थी। अब देखना होगा कि नए उत्तराधिकारी के साथ मैदान में उतरी एमएनएस का कायाकल्प आगे होता है या नहीं। जिस तरह से स्टेज पर सावरकर और झंडे का भगवाकरण हुआ है, आने वाले समय में बीजेपी और एमएनएस एक साथ देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो महाराष्ट्र की सियासत के बाद अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जहां नीतीश कुमार के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून पर पहले प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए और अब पवन वर्मा सीधे सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इन सब के बीच आज नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी, ये कहते हुए कि जिसको जहां जाना है वो वहां जा सकता है। वहीं पवन वर्मा भी सामने आए। पवन वर्मा ने कहा कि अगर स्थिति साफ नहीं होती है, अगर मेरे पत्र का जवाब मुझे नहीं दिया जाता है तो मैं स्वतंत्र हूं पार्टी छोड़ने के लिए। सीएए एनआरसी को लेकर जेडीयू में बगावत, पवन वर्मा ने खोला नीतीश के खिलाफ मोर्चा। सीएए एनआरसी को लेकर देश भर में ही नहीं बल्कि नीतीश की पार्टी में भी संग्राम छिड़ा है। सीएए पर स्टैंड को लेकर अब अपने ही नीतीश कुमार से सवाल करने लगे हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता पवन वर्मा ने पार्टी फोरम से अलग नीतीश कुमार से पत्र लिखकर सीएए और एनआरसी को लेकर उनका स्टैंड साफ करने को कहा है। नीतीश जी ने ये कहा है कि कोई भी पार्टी अगर छोड़ना चाहे छोड़ सकता है और वो मैं छोड़ने के लिए स्वतंत्र हूं। मैं तो सिर्फ इंतजार कर रहा हूं कि मेरे पत्र का अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाए या ना मिले तो मैं अपना अगला कदम तय करूं। एनआरसी और सीए पर उठे इन सवालों से तिलमिलाए नीतीश कुमार ने पवन वर्मा पर पलटवार किया है और कहा है कि जिसको जहां जाना है वहां जाए। उनकी पार्टी का स्टैंड सीए और एनआरसी को लेकर बिल्कुल साफ है। लेकिन इस तरह का वक्तव्य देना आप खुद देख लीजिए, ये कोई आश्चर्य की बात है। किस तरह का वक्तव्य आप दे रहे हो कि हमसे क्या बात करते थे। अब हम कहेंगे कि हमसे क्या बात करते थे, ये सब कोई तरीका है? तो इन बातों को छोड़ दीजिए। मुझे फिर भी सम्मान है और इज्जत है, लेकिन जहां उनको अच्छा लगे वहां जाए। दरअसल नीतीश कुमार नागरिकता कानून को संसद में पास कराने को लेकर सरकार की मदद कर चुके हैं, लेकिन एनआरसी को लेकर उनका विरोध है। तो वहीं पवन वर्मा इस बात से नाखुश हैं कि बीजेपी से अंदरूनी मतभेद के बावजूद उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। सीए पर भले ही नीतीश कुमार कोई साफ जवाब न दे रहे हों, लेकिन पवन वर्मा पर उन्होंने अपना स्टैंड साफ जरूर कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता संजीव बालियान की। संजीव बालियान का जो बयान आज आया उस पर सवाल खड़े हो गए। संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिमी यूपी के 10% छात्रों को अगर आरक्षण दे दिया जाए तो जामिया और जेएनयू का इलाज कर दिया जाएगा। ये जेएनयू और जामिया, इसमें जो ये लोग हैं जो देश के विरोध में लगाते हैं, इनका इलाज एक ही है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का 10% रिजर्वेशन करवा दो, सबका इलाज कर देंगे, किसी की जरूरत नहीं पड़ने की। ये कोई नारा नहीं लगा पाएगा, देश के खिलाफ नारा किसी की हिम्मत नहीं होगी फिर लगाने की। तो न्यूज़ नेशन ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान से बातचीत की और वो कह रहे हैं कि वो अपनी बात पर अभी भी कायम है। क्या समाधान आप देखते हैं, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो भी छात्रों को दिक्कत है वो बैठकर बात कर लें, लेकिन इस तरीके से राष्ट्र विरोधी जो नारे लगाए जा रहे हैं उसका क्या समाधान आप देखते हैं? थोड़े से छात्र हैं, नाम बढ़ा कर दिया गया है, फीस का मुद्दा था, सरकार बात करे, उसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं। लेकिन अगर किसी सीए के विरोध में भी आए हैं तो एक तरह से इस तरह से प्रदर्शित किया गया विपक्ष द्वारा कि पूरे देश का छात्र इसके विरोध में है। 8,500 छात्र पूरे देश का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बहुत बड़ा देश है। मेरे मुजफ्फरनगर जनपद में ऐसे कॉलेज हैं जहाँ 8 से 10,000 छात्र हैं। सीए के समर्थन में 50,000 नौकरी हैं मुजफ्फरनगर की सड़कों पर, किसी ने नहीं दिखाया, सब छात्र थे उनमें ज़्यादातर। तो बात यह है कि हम नहीं मानते इस बात को कि जेएनयू या जामिया प्रतिनिधित्व पूरे देश के छात्रों को करती है। दिल्ली में बैठ के देखने की बात है कि पूरे देश का छात्र चाहता क्या है, पूरे देश का छात्र आज सीए के पक्ष में है। लेकिन आपने ये भी कहा कि अगर कुछ वेस्टर्न यूपी के स्टूडेंट्स को यहाँ रिजर्वेशन मिल जाए तो ये जो पूरा समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। देखिए, जब हमारी आवाज़ दिल्ली में नहीं सुनी जाएगी, ना मीडिया सुनेगी, ना देश सुनेगा,
तो मेरा कहने का मकसद ये था कि हो सकता है जेएनयू में अगर हमारे छात्र आए तो उनकी आवाज़ फिर आप लोग सुन लें, आपके माध्यम से देश सुन लें। मेरा तो अर्थ ये है कि हमारी आवाज़ भी सुनिए। अगर छात्रों की कई बात होती है तो जो गांव का छात्र है, जो बिल्कुल रिमोट में पढ़ता है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ता है, कस्बों में पढ़ता है, उसकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। और वो बहुत बड़ा तबका 90% से ज़्यादा छात्र आज सीएए के पक्ष में खड़े हैं, उनकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुँच पा रही है। तो हो सकता है जेएनयू के अंदर घुसने से पहुँच जाए। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर मोदी सरकार के मंत्री मिशन कश्मीर पर हैं। आज बारामूला पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद स्थानीय कपड़ों में नजर आए। कल हमने देखा मुख्तार अब्बास नकवी श्रीनगर के लाल चौक पहुंचे थे। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। केंद्र सरकार के कई मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर 25 जनवरी तक हैं। अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के विकास का क्या कुछ रोड मैप है केंद्र सरकार के पास, ये भी लोगों को बताया जा रहा है। तो बारामूला में स्थानीय लोगों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी दिल से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का खूब डेवलपमेंट हो। इसलिए आपने सही फरमाया कि शायद आज़ाद भारत में या कहीं भी पहली बार हुआ है कि भारत सरकार के सारे मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीनियर मिनिस्टर्स कश्मीर में हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो इनकरेज करते हैं। अच्छी बात है, हम लोग को भी बहुत जानकारी मिलती है। तो हम लोग चाहते हैं कि और यहाँ के बच्चों में बहुत विकास की भूख है, डिजिटल भूख है, स्पोर्ट्स की भूख है। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जम्मू कश्मीर से जुड़ी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और संविधान पीठ को ये मामला भेजे जाने का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। हालांकि सरकार ने बड़ी बेंच में केस की सुनवाई का विरोध किया है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अलग अलग याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हो रही है। जो ये ताजा मामला है, इसमें संविधान पीठ को मामला भेजा जाए या ना भेजा जाए, इसको लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। बात करते हैं 26 जनवरी की, जिससे पहले आतंकी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। आतंकियों के टारगेट पर है गणतंत्र दिवस की परेड और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले मार्केट और वीआईपी इलाके। आतंकी हमले के इसी खतरे को देखते हुए एजेंसियां अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने अलकायदा, बब्बर खालसा और आईएम के आतंकियों की तस्वीरों वाले पोस्टर्स भी लगाए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली पुलिस की पहल 26 जनवरी से पहले। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। खुफिया एजेंसीज के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह में आतंकी खलल डाल सकते हैं। इस इनपुट के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। साथ ही जो आतंकवादी संगठन गणतंत्र दिवस समारोह पर अपनी गंदी नज़र बनाए हैं, उनके बारे में भी कुछ इनपुट्स दिल्ली पुलिस को मिले हैं, जिसके बाद तमाम संगठनों के जो आतंकी हैं उनके पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें अलकायदा के आतंकी हैं, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हैं, साथ ही इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी हैं। इन तमाम आतंकियों के फोटो और उनकी तमाम जानकारी पोस्टर में लगाई गई है, जो कि दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं। और पुलिस की लोगों से यही अपील है कि अगर इन आतंकियों के बारे में कोई जानकारी मिलती है या फिर इन आतंकियों को कोई शख्स कहीं देखता है तो उसकी जानकारी फौरन पुलिस को दे। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो दिल्ली से हमारे सहयोगी रुमान की आपने रिपोर्ट देखी। और अगली खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद की, जहां अचानक एक छोटे विमान की एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग करानी पड़ गई। गाजियाबाद के सदरपुर गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर यह लैंडिंग कराई गई। इस विमान को हाईवे पर ही उतारना पड़ा। इस घटना के बाद अचानक हाईवे पर भीड़ लग गई। गनीमत यह रही कि विमान में सवार पायलट समेत सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली से सटे गाजियाबाद की। गाजियाबाद का ये एक्सप्रेसवे है जहां पर तकनीकी खराबी के चलते एक छोटा विमान मजबूरन एक्सप्रेसवे पर उतारना पड़ा। राहत की बात यह रही कि इस लैंडिंग के दरमियान पायलट के साथ साथ जो लोग इस विमान में सवार थे वो भी सुरक्षित रहे और साथ ही साथ सड़क पर जो वाहन चल रहे थे उनके साथ भी किसी तरीके का कोई हादसा नहीं हुआ। और अब आपको दिखाते हैं अमृतसर की तस्वीरें, जहां कुछ लोगों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। होटल में रूम बुक कराने को लेकर यह विवाद हुआ और आपस में मारपीट शुरू हो गई। दरअसल में सीसीटीवी में जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कैद हुई हैं, ये तस्वीरें अमृतसर के एक होटल की हैं। यहां पर आरोप है कि कुछ लोग पहुंचे, कमरा बुक कराना चाहते थे। इसी दरमियान जब स्टाफ ने आईडी मांगी तब आईडी मांगने को लेकर बवाल शुरू हुआ। उस हंगामे की तस्वीरें सीसीटीवी में
दर्ज हुई हैं। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये अमृतसर की तस्वीरें हैं, जहां पर होटल में हंगामा हुआ है, मारपीट हुई है। और अब बात निर्भया के दोषियों की। 1 फरवरी को चारों दोषियों को फांसी की सजा दी जानी है। उससे पहले दोषियों से उनकी आखिरी इच्छा पूछी जा रही है। निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख मुकर्रर। फांसी से पहले दोषियों से पूछी गई आखिरी ख्वाहिश। दोषियों ने अब तक नहीं बताई अपनी अंतिम इच्छा। निर्भया के दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी होने के बाद फांसी की तारीख 1 फरवरी मुकर्रर हो चुकी है। फांसी का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही जेल में बंद दोषियों के दिन का चैन और रातों की नींद उड़ी हुई है। जेल सूत्रों के मुताबिक चारों दोषियों अक्षय सिंह ठाकुर, मुकेश कुमार सिंह, विनय कुमार शर्मा और पवन गुप्ता को नोटिस देकर उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई है। लेकिन खबर है कि किसी भी दोषी ने अपनी अंतिम इच्छा को लेकर अब तक जिक्र ही नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक दोषियों को नोटिस थमाकर पूछा गया है कि फांसी के दिन से पहले वो अंतिम मुलाकात किससे करना चाहते हैं। उनके नाम कोई प्रॉपर्टी तो नहीं? क्या प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं? क्या कोई धार्मिक किताब पढ़ना चाहते हैं? क्या किसी धर्म गुरु से मिलना चाहते हैं? ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों चारों दोषी अपने अपने परिजनों से मिले थे, लेकिन इस दौरान भी किसी ने कोई इच्छा का जिक्र नहीं किया। जेल नियमों के मुताबिक फांसी की सजा पाए दोषियों को ये चुनने की अनुमति दी जाती है कि वो परिवार के किस सदस्य को आखिरी बार और कब मिलना चाहते हैं। इसी के साथ ये बताने के लिए भी कहा जाता है कि क्या वो अपनी जायदाद किसी को भी देना या फिर किसी के लिए छोड़ना चाहते हैं। लेकिन तिहाड़ जेल के सूत्रों के मुताबिक चारों दोषी मुकेश सिंह, विनय शर्मा, अक्षय सिंह और पवन गुप्ता अंतिम इच्छा और संपत्ति को लेकर चुप हैं। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हो सकता है कि चारों दोषी अपनी अंतिम इच्छा के बारे में बता दें। एक तरफ जेल प्रशासन फांसी की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो वहीं फांसी की तारीख नजदीक आने के साथ ही दोषियों पर इसका असर भी दिखने लगा है। सूत्रों के मुताबिक चारों दोषियों में से एक ने अपनी जिंदगी खत्म होने के डर से खाना पीना तक छोड़ दिया है, जबकि दूसरा दोषी भी कम खाना ही खा रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक दोषी विनय ने 2 दिनों तक खाना नहीं खाया था। बुधवार को उसे बार बार खाने को कहा गया, तब उसने थोड़ा ही खाया। इस बीच निर्भया के दोषियों को फांसी देने की प्रक्रिया के लिए पवन जल्लाद को बुलाने की तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है। 30 जनवरी को जल्लाद पवन मेरठ से दिल्ली के तिहाड़ जेल पहुंचेगा। उसके ठहरने के लिए तिहाड़ के सेमी ओपन जेल में उसका इंतजाम किया गया है। पवन जल्लाद के ठहरने के लिए तिहाड़ के सेमी ओपन जेल में 3 कैदियों को अन्य जेल में शिफ्ट किया गया है और फिर इसी जेल में यानी सेमी ओपन जेल में पवन 3 दिन तक रहेगा। दोषियों के पास अब फांसी से बचने का विकल्प ना के बराबर है। अब देखना होगा कि 1 फरवरी ही क्या वो अंतिम तारीख होगी जब निर्भया को आखिरी इंसाफ मिलेगा। टीम न्यूज़ नेशन। चंडीगढ़ के मनीमाजरा इलाके में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई। यहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मृतकों में 1 महिला और 2 बच्चों का मर्डर किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी तक इस वारदात को किसने अंजाम दिया इस बात की तहकीकात नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना ने आसपास के इलाके में हर किसी को चौंका दिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ की, जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, जिसमें 1 महिला और 2 बच्चे। 3 लोगों को जो है बहुत शार्प वेपन से ऐसा लग रहा है कि गला रेत कर मारा गया है यहाँ पे। और उसमें 1 महिला और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो इनके जो इस महिला के जो हस्बैंड है वो भी अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो भी बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी हो रखे हैं। तो उनसे भी जो है पूछना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और सीसीटीवी कैमरास भी यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उसके भी जो है हम फुटेज निकालेंगे तो ये मामला सारा क्लियर होगा। अभी CFSL की टीम मौके पे है, तो वो भी जो है मौके से अहम सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। चंडीगढ़ के मनीमाजरा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। अभी हम वहीं पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि इसी बिल्डिंग का जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है, यहीं पर जो है मर्डर को अंजाम यहाँ पर दिया गया है। तेज़ धार हथियार से जो है
3 हत्याएं यहाँ पर कर दी गई हैं और जो घर के मुखिया हैं वो बताए जा रहे हैं कि वो अस्पताल में एडमिट है और जब वो अस्पताल में एडमिट थे तो वहीं से पुलिस को कॉल की गई है और उसी के बाद जो वो यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर देखा कि 3 डेड बॉडीज़ जो हैं वो खून से लथपथ यहाँ पर पड़ी हुई थी। ये भी बताया जा रहा है कि 1 साल पहले ही वो यहाँ पर किराए के मकान में रहने यहाँ पर आए थे और साथ में जो घर के मुखिया हैं वो डेयरी का काम जो है पंचकुला में करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो मर्डर को अंजाम तक पहुँचाया गया है, अभी तक पुलिस हर पहलू की जांच यहां पर कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अभी तक कुछ भी निकल कर सामने नहीं आया है कि ये जो ट्रिपल मर्डर है किसने किया है और कौन इसके पीछे, कौन व्यक्ति इसके पीछे है। हालांकि पुलिस सीसीटीवी और जो आसपास के जो पड़ोसी हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, चंडीगढ़। चलिए 4:40 खबर में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं।